सफ़र है ज़िंदगी का। और कह सकते हैं कि एक तरीके से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी यूट्यूब की दुनिया ने। और ये भी कह सकते हैं कि यूट्यूब में इसका सबसे बड़ा योगदान यूट्यूब का ही है। ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो शायद ये मंच नहीं मिलता, आप सब लोग नहीं मिलते। तो सबसे पहला तो शुक्रिया यूट्यूब को बनता है कि जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और आज उसी प्लेटफॉर्म पे सारे लोग हैं, हम सब लोग कनेक्टेड हो गए। यदि सोशल मीडिया में यदि रेवोल्यूशन की बात करें, क्रांति की बात करें, तो यूट्यूब ने किया। वास्तविक तौर पे यदि आप देखेंगे बहुत लोगों की ज़िंदगी इसने बदल दी। नहीं तो हम काम तो कर रहे होते किसी न किसी माध्यम से, लेकिन काम शायद इस तरीके से नहीं हो पाता, इतनी व्यापकता से। कर तो रही होते, सोच तो होती ही। तो आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, इसमें मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। और ये अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल पीरियड की है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो उस दौरान मन में एक हमेशा इच्छा होती थी कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कभी मौका मिलेगा। और तब के समय में जब मैं आप लोग के जगह पे बैठा था, तब यही लगता था कि प्रशासन में जाएंगे, कुछ करेंगे, मौका आएगा तो प्रशासन में जाके बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अब जो ये पूरा एक जर्नी है, 5-6 साल लगातार प्रशासनिक सेवाओं को पढ़ाने का, बहुत सारे लोगों से मिलने का, बहुत सारे छात्रों से हर तरीके का इंटरेक्शन है, या प्रशासन को जितना समझने का, तो प्रशासन के स्तर पे कार्य तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वतंत्र स्तर पे नहीं कर सकते हैं। कभी वो मौका भी आएगा कि प्रशासनिक स्तर पे जाके भी काम की करेंगे। लेकिन आज का जो समय है, ये मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा इसमें, और एक कहानी से ही इसको देखेंगे। देखो, सबसे बड़ा रोल तो आप लोगों का है, सबका, जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते चले गए। बहुत सारे लोग काम करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं पे आज़ाद आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका जुड़ाव अलग तरीके का लगता है। क्योंकि कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये फैमिली नहीं है, ये परिवार से भी ज़्यादा बढ़ के हो गई। क्योंकि जितना टाइम मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी को दिया है, संभवतः इतना टाइम किसी और चीज़ के लिए मैंने नहीं दिया, उस एक्टिविटी के लिए जो एक क्रेज़ होता है। यहाँ तक मैंने फैमिली से भी ज़्यादा प्राथमिकता यदि किसी को दी है तो आज़ाद आईएएस एकेडमी को दी है। बहुत टाइम इसको दिया, बहुत लंबा समय दिया। सन 2016 में ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और मैंने ऐसे ही बनाया था कि जो मेरे अंदर नॉलेज होगा, जानकारी होगा, इसे शेयर किया जाएगा। और एक खींच भी थी कि जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं तो प्रयास ये करेंगे कि कुछ बेहतर दे पाएंगे। लेकिन 16 में आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैं मेंस लिख रहा था उस दौरान। 2016 में आईएएस और यूपी का दोनों का मेंस था, तो उस दौरान मैं फिर बहुत व्यस्त रहा। 2016 में तो मैंने कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि नहीं की। शुरुआत होती है इस चैनल की 2017 में, और ये संख्या छोटी नहीं है। देखो, ये बहुत लंबा स्ट्रगल है, संघर्ष है। कुछ लोगों को साधारणतया मिल जाता है, मुझे साधारणतया नहीं मिला ये। और मैं आपको सही बताऊं तो 2017 पूरा जाते जाते 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाए थे। एक साल में 1000 लोग नहीं जुड़ पाए थे, और बहुत इंटेंसली नहीं था। मेन फोकस था कि जिस कोई जॉब करेंगे, कोई सर्विस करेंगे, उसमें जाकर के कुछ काम करेंगे, प्रशासन में जाके काम करना आज भी है, वो जज्बा जुनून आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, ख़त्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे दिमाग में आने लगा कि एक माध्यम बन सकते हैं कुछ बड़ा करने का, और वो माध्यम ये हो सकता है कि अपने जैसे बहुत सारे लोग तैयार कर सकते हैं। जब सोच अच्छी होती है, सोच बड़ी होती है, तो तरीका बनता चला जाता है। तो फिर ये था कि कुछ यदि प्रयास हो सके कि अपने माध्यम से छात्रों के जीवन में परिवर्तन हो जाए, किसी का नैतिक उत्थान हो जाए, व्यक्तिगत उत्थान हो जाए, भविष्य निर्माण में कुछ योगदान हो जाए। तभी आपने देखा होगा, जब से आप लोगों ने देखना शुरू किया होगा मुझे, तो मैं दोनों पक्षों पे बल देता हूँ। शैक्षणिक पक्ष से साथ साथ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखेंगे, जितने भी सेशन हुए, जितने भी छात्र पढ़ के गए हैं मुझसे आज के टाइम पे, तो हर क्लास पे, हर सेशन पे मेरा एक ये पहलू जरूर जुड़ा होता है कि आपके अंदर की पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण अंग ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा से बड़ा है विद्या, है ना। और आज देखो, ये एक 1 मिलियन का जो पूरा सौभाग्य हमें मिला है, वो भी बसंत पंचमी के दिन मिला है। ये भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी मतलब पहले से आस लगाए बैठा था कि शायद बसंत पंचमी के दिन ये उपलब्धि मिलेगी, और हमेशा यादगार ये दिन रहते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर सबको याद रहता है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर याद रहता है। तो मैं आपको संघर्ष के दिनों की एक बात कर रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको जल्दी से जल्दी दिखेगी। जब दिल्ली मुखर्जी नगर में काफ़ी लंबे समय, 2 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे प्रॉपर। 2 साल बाद फिर धीरे धीरे फिर कुछ दिन प्रयागराज भी रहा हूँ, कुछ दिन देहरादून भी रहा हूँ।
कुछ दिन फिर साउथ इंडिया में रहा हूँ आपका, मैं आंध्र प्रदेश में काफ़ी समय रहा हूँ। तो समय ऐसे बहुत सारा बटा है, मतलब दक्षिण भारत में भी कुछ था, नॉर्थ ईस्ट नहीं कभी सौभाग्य मिल पाया, बाकी तो और उत्तराखंड काफ़ी समय रहा हूँ, देहरादून वाले क्षेत्र में। यूपी में तो मान लीजिए अपना जन्मस्थल ही है। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो एक समय ऐसा भी आया था कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। और होता क्या है कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आज लगता है कि हम थोड़ा सा मूर्खता करते हैं उस जगह पे जाके। क्या होता है कि जब आप अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं, आपका काम शिक्षण कार्य है ना, तो उस दौरान कई बार हम भावात्मक तौर पे टूट जाते हैं और हमें लगता है कि कब घर परिवार से कम न्यूनतम पैसा हम मंगाएं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। मैं बहुत इमोशनल स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, बहुत इमोशनली मैंने चीज़ों को देखा है। फैमिली के साथ भी मेरे एक इमोशनल रिलेशन रहे हैं, फैमिली एबल भी है। मतलब इमोशनल का कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मितव्ययी नहीं हूँ मैं, अपने ऊपर बहुत कम खर्चा करता हूँ। आज भी आप देखेंगे तो मैं सबसे बहुत न्यूनतम खर्च करता हूँ। मैं दूसरे के ऊपर लाखों उड़ा दूंगा, आप लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कोई मदद करने के लिए आ जाए, किसी चीज़ के लिए भी आ जाए, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत। लेकिन मेरे अपने खुद के लिए आप पूछ लो, मेरे से नहीं निकलता। खुद के लिए मैंने ना कभी खर्चा किया और आज भी नहीं। आप लोग देखते हैं कपड़े वपड़े कभी कभी बदल लेता हूँ, ये सब फैमिली लेके देती है मैक्सिमम टाइम पे, वही लेके दे दिए कि अब ये पहन लो ये पहन लो। नहीं तो मैंने एक समय ऐसा था कि 2 जीन्स की पैंट थी और शर्ट थी मेरी, उसी पे मेरा 2 से 3 साल कटा था। आज भी वही कंडीशन है, मैं खुद कपड़े बहुत कम खरीदता हूँ, बहुत रेयरेस्ट केस पे। या तो कई बार क्या होता है, कपड़े मुझे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट भेजते भी हैं, ठीक है, गिफ्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग भेज देते हैं, तो फिर वो कंडीशन में भी मुझे चलो ठीक है। ऐसे बहुत कम ही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेवियस। हाँ, कभी कभी हुआ है कि कभी सूट खरीद लिया, सूट तो नहीं कोई गिफ्ट करता है, वो मैं थोड़ा सा पहनता हूँ, जो आप लोग देखते हैं वो मेरा खुद का खरीदा हुआ है, तो बहुत मिनिमम खर्चा होता है। आज़ादी इस एकेडमी से मैं 1 भी रुपये सैलरी नहीं लेता हूँ, आपको शायद पता हो। यहाँ से मैं 0 रुपये अमाउंट यहाँ से उठाता हूँ। मेरे जो खर्चे चलते हैं वो इनकम का सोर्स दूसरा है, ये सोर्स नहीं है एजुकेशन का। ये पैसा जो भी आता है ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, खर्चे संस्थान के। तो एक समय ऐसा था कि मतलब मैं मलिन बस्ती में रहा था काफ़ी लंबे समय तक, मतलब लगभग 1 साल तक। और ये मुखर्जी नगर के पास ही है आपके, कभी आप लोग जाइएगा, गोपालपुर इलाका है, शायद आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो। अब तो थोड़ा सा धीरे धीरे उसकी स्थिति काफ़ी सुधर गई जब से ये सरकार आई अरविंद केजरीवाल जी की। उससे पहले की स्थिति बहुत बुरी थी, क्योंकि इस सरकार ने 3-4 चीज़ों पे काम किया है। एक तो शिक्षा पे काम किया है, पेयजल पे काम किया है, विद्युत पे काम किया है, हेल्थ सेक्टर पे काम किया है। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2011-12 की बात कर रहा हूँ, 2011-12, 13-14 के आसपास की, हाँ यही पूरा ड्यूरेशन था। तो 1 साल तक मैं पूरा रहा हूँ और मैंने वहाँ की कंडीशंस देखी हैं, बहुत कंडम कंडीशन होती हैं इन सब जगहों की। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ पिक्स लाया हूँ, शायद आपने इन जगहों को देखा हो। ये तो बहुत बुरी स्थिति है, ये मुंबई की मलिन बस्ती है। आसपास ऐसे सीवर नाला होते हैं जो बदबू से बिल्कुल भरे हुए होते हैं इन लोगों के आसपास। पक्का मकान तो होता ही नहीं, आवासीय क्षेत्र का तो अभाव ही होता है इन लोगों के पास। और पेयजल की तो आप बात ही ना करिए, यहाँ पे सरकारी कोई भी ऐसा नहीं कि पानी का कोई भी स्थान यहाँ पहुँचता हो, कुछ नहीं। विद्युत का भी एन केन प्रकार जुगाड़ कर लेते हैं, यदि आसपास कोई किसी तरीके का कोई खंभा गया वगैरह है तो बिजली चोरी होती है और कुछ नहीं होती। कोई है ही नहीं, कोई सरकार के थ्रू कोई ऐसा थोड़ा ना कि इनको पक्का मीटर लगा के दिया जा रहा है। रहने की दशाएं आप देख सकते हैं, इनकी बहुत गंदी दशाएं होती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आधारभूत ढांचा जो है ना, कुछ होता ही नहीं मलिन बस्तियों में। और ये सब बढ़ा कब, जब से औद्योगिकरण बढ़ा, और औद्योगिकरण का दुष्परिणाम है। दरअसल कुछ औद्योगिक केंद्र बन गए, भारत के वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण आपका 1780 के बाद से प्रारंभ हुआ है, और उसके बाद औद्योगिक केंद्र बनते चले गए। जैसे मुंबई आपका औद्योगिक केंद्र बन गया, अहमदाबाद औद्योगिक केंद्र बन गया, दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र औद्योगिक केंद्र, या फिर एक तरीके से तो ये क्या है, एक तरीके के सोर्स और सिंक के तौर पे बदल गए। ठीक है, सोर्स गांव बन गए और सिंक ये बन गए। सारे लोगों का पलायन होना चालू हो गया, और जो लोग आए तो उनके पास यहाँ पे क्या सुविधाएं होंगी। आपका जो गाँव है, जहाँ पे आपके माता पिता ने खेत खलिहान घर द्वार सब बनाए, यदि पलायन होकर आप मुंबई चले जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, 2x2 का कमरा मिलेगा, वहाँ पे रहोगे या तो मुश्किल से, यदि पैसे नहीं है तो ऐसे कोई झुग्गी बना के रहोगे। तो फाइनेंशियली कंडीशन जब आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं, तो हमेशा एक इच्छा ये रहती थी कि
यदि कभी प्रशासन में जाएंगे तो पहला काम यही करेंगे, यदि संभव होगा। देखो पूरे देश भर की झुग्गियाँ तो हम नहीं बदल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, पूरा देश गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है, और हम व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा इच्छा ये होती थी कि एक ऐसा करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल के थ्रू काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। आज हमारे पास 1 मिलियन के आसपास स्टूडेंट हैं और आने वाले समय में अब ये 2 मिलियन भी होगा, 3 मिलियन भी होगा। तो जब भी 1 मिलियन बढ़ेगा तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया लूँगा। जैसे कल आपको मैं एक मलिन बस्ती को गोद लूँगा, वो गाज़ियाबाद की मलिन बस्ती होगी, ये पूरे एरिया को गोद लिया जाएगा। यहीं पे है पास में, अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ, 3-4 जगह बात हो रही है। तो एक मलिन बस्ती को प्रॉपर गोद लेकर के, अब देखो बहुत कठिन है ये काम, क्योंकि इनका जीवन स्तर अलग होता है, इनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। यदि आप कभी इन क्षेत्रों पे जाएंगे तो बड़े स्तर की नशाखोरी है, बड़े स्तर पे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मस्तिष्क का विकास वहाँ पे उन बच्चों का हुआ है, वो ऐसे माहौल से आए हैं ना कि उन्होंने संघर्ष ही देखा है। भोजन की थाली के लिए एक एक पल लड़े हैं, झगड़े हैं, गाली गलौज के थ्रू ही काम हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत चुनौतियाँ हैं, लेकिन एक मन में टीस थी। तो मैं आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के इस उपलक्ष्य में पहला काम मैं यही करूँगा कि ये एक मलिन बस्ती, उसी पे काम करना है कब तक, जब तक 2 मिलियन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो जब काम हो जाएगा, इसके बाद फिर दूसरा कोई लेंगे। मतलब एक पूरा अवधि तक उस पर काम करके और फिर से उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना मतलब दिखाना कि भाई देखो काम किया है तो ये बदलाव हुए हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि काम करने में व्यक्तिगत स्तर पे फाइनेंशियली दे देना है, कुछ करना, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने सब कुछ कर रखा है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही माइंडसेट रहता है, सुबह उठना है, कहीं मजदूरी मिल जाए तो ठीक है। कभी आप देखें, मैं यहाँ से आता हूँ, डेली नासिरपुर फाटक यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे कम से कम हज़ारों की तादाद में मजदूर खड़े मिलेंगे। कभी आप इधर से आते हैं राकेश मार्ग से, तो यहाँ पर आप सुबह सुबह देखेंगे हज़ारों की ये कौन होते हैं? ये लोग या तो बेलदारी के लिए खड़े हैं कि कोई आएगा तो हमें ये कर देगा। तो कम से कम यदि आज हम इस स्थिति में पहुँचे, ये स्थिति तो है कि हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो पहला काम एक ये करना है, यही थोड़ा सा फील कराएगा कि हाँ कुछ किया है। तो आने वाला जो 6 महीने 7 महीने होगी, मैं एक मलिन बस्ती पे प्रॉपर काम करने वाला हूँ। और इस मलिन बस्ती पे प्रयास 3 चीज़ों का होगा मेरा। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, किताबी ABCD पढ़ाने के लिए नहीं जाना है। माइंडसेट, ब्रेन सिस्टम, एजुकेशन के लिए सरकार ने प्राथमिक स्कूल खोल रखे हैं हर जगह पे, है ना, उनको कनेक्ट कर देना है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी हैं, इतनी स्कीम है, जिला स्तर पर इतने विकास योजना है, राज्य स्तर पर इतने काम हैं। बस काम ये करना है कि वहाँ के लोगों से बैठ करके, समझ करके, उन लोगों को करके प्रॉपर उसके साथ काम करना है। तो कल से ये काम मुहिम मैं चालू करूँगा, डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा इस स्तर पर दूंगा। और फिर कभी यदि समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाने ले चलूँगा, जब मैं उस पर काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि एक गांव गोद लिया जाए, लेकिन गांव का अलग स्तर होता है। गांव में क्या होता है कि गांव में हर वर्ग के लोग होते हैं। वहाँ पे गांव तो जातियों के आधार पे भी बटे होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि वहाँ पे जमींदार टाइप के लोग भी होते हैं, समर्ड भी होते हैं, पैसे वाले लोग भी होते हैं, धनाढ़ भी होते हैं, साहूकार भी होते हैं, बड़ी जोत के लोग भी होते हैं, कम जोत के लोग भी होते हैं। तो यदि आप पूरे गाँव को हैंडल कर पाना बड़ा कठिन है। प्रधान नहीं कर पाता, हम क्या कर पाएंगे, है ना। संसद आदर्श ग्राम योजना हुई, आपको पता है उसकी क्या हालत है, क्या दुर्दशा है। तो हम उन क्षेत्रों को टारगेट कर सकते हैं जो लोग नीडी हैं। तो इस पे काम कुछ नहीं करना है, इसको एक रोल मॉडल में क्रिएट करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे, हो सकता है कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों से भी योगदान, समय दान, श्रम दान, अंश दान, ज्ञान दान, कभी धन दान, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब कभी परिस्थितियाँ आएंगी तो विकट परिस्थितियों में आप लोगों का साथ लेंगे। इसका मेरे पास एक अनुभव ये है कि मैंने कोविड-19 के दौरान काम बहुत किया है। मैं लगभग 55 दिन तक, सुबह की बात बता रहा हूँ, 55 दिन तक लगातार, डेली का पर डे का एक डेटा है। जब लॉकडाउन लगा तो 3 दिन तक तो मैं लेटा था। पहले दिन ये लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन लगा ठीक है कोई दिक्कत। जब तीसरे दिन देखा कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र के मजदूर भी पलायन करने लग गए, झुग्गियाँ खाली होने लगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है, एक तो पहली बात एजुकेशन, और दूसरा क्या है, ये लोगों को सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि उस समय चल रहा था कटुई का काम। तो इन्हें लगा कि हम यदि जाएंगे तो वहाँ पे 150, 200, 300, क्योंकि दिहाड़ी वाले लोग हैं, इनके पास कोई बैंक बैलेंस और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है।
और तो ऐसी कंडीशन में उस दौरान लेटे लेटे बस ऐसे विचार आए कि यार कुछ अब करना चाहिए। उसी दौरान आज़ाद फाउंडेशन का कहें तो विचार पहले से ही था, लेकिन यहाँ से एक वास्तविक जन्म हुआ कि भाई कुछ करते हैं। और आपको शायद पता हो कि मैं सुबह उठता था, शुरुआत में सबसे पहले तो पता नहीं था कि कैसे चीज़ों को करना होता है। पहली बार पता चला कि यदि कोई आप अच्छा काम करने जाओ तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहले दिन मैंने काम किया, तभी एक प्रशासनिक अधिकारी में, उसी दिन शायद योगी जी का दौरा भी था मुख्यमंत्री का गाजियाबाद पे, तो उस दिन बहुत ज़्यादा चाक चौबंदी थी। मुझे भी थोड़ा सा सुबह सुबह खुला रहता था, साथ मतलब कि ये था कि उस समय राशन ला सकते थे आप, और राशन ला करके आप वितरण करते। तो पता चला कि प्रशासनिक इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक दिन पूरा अप्रूवल लेने में लगा। प्रशासन से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए लीगल, जैसे फाउंडेशन आपका रजिस्टर्ड है, नीति आयोग के थ्रू रजिस्टर्ड है, अप्रूव है, सारी चीज़ें। फिर लेने के बाद जो उस दौरान मैंने काम किया ना, सुबह उठता था 6 बजे, उठने के बाद पूरा राशन यहाँ से भरते थे, राशन भरने के बाद पूरा जो है पहुँचते थे, टेंट से पूरा सामान मंगा रखा था। लगभग कितने लोग थे, 10 से 15 लोग थे जो रेगुलर आते थे। एक सामुदायिक किचन का तौर पे बन गया था। और हमने कितने पुलिस थानों में खाना पीना दिया। आप लोगों को तो बहुत मल्टीपल छोटी छोटी क्लिप मैंने डाली, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कई बार कुछ उसमें कमेंट ऐसे भी आते थे कि आपको ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तो फिर आप करोगे कैसे, है ना। वो मोटिवेशन पर्पस के लिए हो सकती है किसी भी तरीके से। फिर आगे मैंने रोक दिया कि नहीं आगे की चीज़ें नहीं दिखानी, नहीं समझानी। तो 56 दिन तक लगातार। फिर इसके बाद लास्ट मोमेंट में आपने देखा होगा, मैं इसमें भी गया हूँ, ये जो आपका जब देखा कि बहुत बड़ी संख्या में ये जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे में भी हम गाड़ी भर के फिर पूरा कानपुर तक गए थे, और जो भी लोग मिलते गए, क्योंकि उस समय हमने देखा एक जगह तो बिल्कुल दिल रोने को हो गया। एक जगह क्या था कि बिल्कुल धूप थी, तड़कती धूप थी, और ये टाइम है आपका लगभग मई के टाइम की बात है, जब दूसरा या तीसरा लॉकडाउन लगा था। तो उस समय कंडीशन क्या हुई, मैंने पहली बार देखा, जानवरों से बदतर इस तरह थी। एक पिकअप था आपका, और उस पिकअप में 3 लेयर थी, 3 लेयर पे लोग बैठे थे। और डर उनको इस चीज़ का था कि प्रशासन में हर जगह पकड़ रहे थे, पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे लेकर के, पहले तो रोक नहीं रहा था कोई, वो आराम कर रहे थे। यमुना एक्सप्रेस वे में आप देखेंगे कहीं पे छायादार वृक्ष ऐसे चीज़ें कुछ नहीं है, कॉर्नर पे उन्होंने लगा के टावर से पहले ही वो लोग रुके हुए थे। तो जब वहाँ पहुँचे और देखा मैंने कि भाई एक के ऊपर एक लेयर के और बैठे हुए हैं, बस दुबके हुए, इतना है जैसे जेल वाली कंडीशन होती है। और उनसे जब हमने पूछा कि कितने किलोमीटर की यात्रा करके आए, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, मतलब रूह कांप जाएगी। आप वो दृश्य देख लेंगे कि यदि आप थोड़ा सा भी लोहा टच करें तो बदन जल जाएगा आपका। ऐसी कंडीशन में खाने पीने की सुविधाएं, क्या खाने पीने की कितनी हो सकती हैं, होंगी भी तो कैसे हो पाएंगे। हम लोग तो आधा खाना फेंक देते हैं, हमारी ये कंडीशन है आज के टाइम पे। तो वो जो एक था ना कि वो फिर बिल्कुल पूरा अंदर से झकझोर देता है आपके ईमान को कि भाई आप क्या है, वो किस तरीके से किस दिशा में काम कर रहे हो। तो उस दौरान काम करने के बाद लगभग 100 परिवारों को मैंने गोद लिया था। मेरे पास आज एक एक लोगों का नाम है। आज वो ज़्यादातर लोग आपके सागर क्षेत्र से थे, दामोह से थे, बहुत सारे लोग एमपी वाला इलाका जो आपका है, सतना से लोग थे। एमपी से मैं पहली बार मुझे पता चला, मुझे तो एक कन्फ्यूजन ये था कि बिहार और यूपी का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। पहली बार पता चला कि एमपी भरा पड़ा है, बिहार यूपी भी मिला लेकिन एमपी के लोग ज़्यादा मिले, झारखंड के भी कुछ लोग मिले। फिर एक मैंने बड़ा बहुत, जब वो पूरा लॉकडाउन में यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे थे तो बहुत वैज्ञानिक टाइप के लोग मिले। एक व्यक्ति था, वो झारखंड जा रहा था, 1600 किलोमीटर की यात्रा थी उसकी, और उसका देखिए जज्बा, उसकी मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल के पीछे जो वो होती है ना ठेलिया बोलते हैं, ठेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठेला को उसने बांध रखा था मोटरसाइकिल के पीछे। उसके पीछे अपनी वाइफ को और 3 बच्चों को, अपना कूलर, सामान भी, ये नहीं सामान साथ रिस्क नहीं, वो सारा कुछ बांध के, समझो कितना रिस्कफुल हो सकता है ये, और अपना बाइक चलाते हुए आराम से 1600 किलोमीटर की यात्रा इतनी लंबी। मैंने पूछा कितने टाइम में पहुंचेंगे, बोले सर 4 से 5 दिन लगेंगे, यानी कि कहीं रात भी खुले में व्यतीत करनी है, बच्चे भी साथ हैं। तो लोगों की कहानियाँ, स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हैं। और ऐसे में देखो सामाजिक उत्तरदायित्व तो हम लोग के है ही हैं, कुछ ना कुछ निर्वहन करना चाहें तो करना चाहिए। तो अब इन क्षेत्रों में प्रयास ये रहेगा, पहला प्रयास मेरा यहाँ पे है कि कैरियर काउंसलिंग हो, ब्रेन वॉश किया जाए, मेंटली जो है उनको, जो ये लोग क्या हो चुके हैं ना, मानसिक तौर पे सिक हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते जल्दी। आप इन एरियाओं में जाएंगे जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इनका एक अपने तरीके का लाइफ स्टाइल बना हुआ, परसेप्शंस बना हुआ है संघर्ष को लेकर के।
ठीक है, एटीट्यूड अलग तरीके का डेवलप हो चुका है। करें क्या? आप लोगों को लगता है कि कोई जैसे दीपावली के दिन मैं रात में निकला था और आप लोगों ने देखा होगा एक पर्सन मिले, वो ड्रिंक किए हुए लेटे हुए थे। अब मैं उनसे क्या बोलूं कि आप ड्रिंक किए हुए हो, रिक्शा चलाते हो, 100 रुपये कमाते हो, आप उनकी स्थिति पे एक दिन लेट के देखो ना कि 100 रुपये कमा के दारू पी रहे हैं। अरे आप रहिए, आप 4 दिन बाद खुद पीने लग जाएंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी ऐसी कंडीशन में। और बड़े मजे की बात, उसमें से इतने सारे लोग मिले जो गाजियाबाद के ही थे, वहां उन्हीं का परिवार था, उन्हीं के। जब घर में इतनी मानसिक पीड़ा होती है ना दिमाग में, आप भागते हो इस मानसिक पीड़ा से, या तो सुसाइड है। अभी आपने देखा होगा एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था, पैसे से स्टैब्लिश था, उसने क्या नाम है उसका, नाम है कोई नाहर है, हाँ कोई नाहर है, संदीप नाहर है, कुछ ऐसे नाम है, मुझे एग्जैक्ट कल ही मैं देख रहा था। उस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। रीजन क्या बताया? फैमिली। और खूब संपत्ति है, खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, खूब फेम है, सब कुछ है, ऐसे लोग। तो ये लोग इतने छोटे छोटे से हर्डल्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक विवाद था, अपनी वाइफ का नाम वो ज़्यादातर ले रहा था। तो ये लोगों के साथ देखिए ना, इनके साथ क्या बीतता होगा। एक टाइम का भोजन नहीं है, घर में कलह मची है, क्या करें। ठीक है, महिलाओं की स्थिति, चलो बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, मान लो चलो गार्जियन है, कैसे भी है, तो यहाँ कंडीशंस बहुत नकारात्मक होती हैं। और भविष्य में देखो, यदि प्रशासन में जाके भी यदि काम करना है ना, तो प्रशासन में इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। और शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां बढ़ती चली जा रही बड़े स्तर पे, एक कल्चर बनता जा रहा है। आप कभी भी कोई नदी के किनारे देखेंगे, कोई भी नदी घाटे, इंडियन किनारे आपको मलिन बस्तियां लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, मलिन बस्तियां रेलवे ट्रैक के किनारे आपको मिल जाएंगी। जितने रेलवे ट्रैक आप देखेंगे, किनारे लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, आए हैं पड़े हुए हैं, क्या करना है, बोतल बीनना है, कुछ उसी से जो पैसा निकला कुछ नशा पत्ती करके अपना गम बुला रहे हैं। सर इनमें कुछ ऐसे भी निकलते हैं। कभी लॉकडाउन में मैंने एक आंखों देखा हाल था कि एक वो थी, क्या कहते हैं, दादी सी, 3.5 लाख रुपए निकला उनके, और वैसे झोगी झोपड़ी में रह रही थी। बिल्कुल पैसा होगा, उनका लड़का आया उन्हें लेने के लिए, तब से नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, और जब निकला। देखो, पैसा हो जाने से आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा। पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मैंने आपको क्या बताया, सबसे जरूरी है आपका आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, उसे जीना सीखना। जो लोग भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति मांगते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। आप ये जो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं लोहे का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तिकार होते हैं। कभी इनसे पूछेंगे, इनके बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन ये क्या है, जनजातीय कल्चर से आते हैं, ऐसे ही रहते हैं, रोड पे ही रहना है उन्हें, है ना। एक पछाहन जनजाति होती है, ये जो पूरा हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो लोग माइग्रेट करते हैं, वो घुमंतु ही होते हैं। और ये जो भिक्षावृत्ति वाले हैं, इनके पास भी खूब पैसा है, ऐसा नहीं पैसे की कमी है, लेकिन पैसे को एक तरीके से जीने का जो कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल, वो एजुकेशन से आती है, शिक्षा से आती है। शिक्षा आपको बताता है हर चीज़ को, नहीं तो पैसा आपको किसी काम का नहीं। मैं आपको सच बताऊं, अभी आप तो चलो एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति हो जो इसी कंडीशन में हो, पैसे का एक रोल है लाइफ में हर जगह पे, ऐसा नहीं कि पैसे का रोल नहीं है, लेकिन पैसे का रोल इस तरीके का होना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं पे आपको व्यक्ति बना दे, मनुष्य बना दे। मैंने आपको जो फिर वही बात आती है, यूपीएससी का एक है ना, है यूपीएससी निबंध में क्या बोला था, क्या क्वेश्चन था, मनुष्य से मानव बनने तक का सफर। वो उसके बीच में पैसे का रोल है भाई। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं होगी, लेकिन वो पैसे से आप मानव नहीं बन जाओगे। लोग दरिंदगी कर रहे हैं आज के टाइम में, पैसा है, सब कुछ है, अपने दूसरों को नोच खसोट रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला काम मैं ये करूँगा, और इस काम में हो सकता है कि आप लोगों को फिर इससे मोटिवेशन मिलेगा जब मैं पर्टिकुलर एरिया पे कभी होगा, तो जितने मैक्सिमम इवेंट होंगे, जो भी मुझे करना होगा, खर्च करना होगा, मैं इसी मलिन बस्ती पे ज़्यादातर करूँगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकेगा, जितना अपने पास जो भी होगा। और वो करना है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, सरकार से कम्युनिकेशन लेवल पे, जो अपने स्तर पे यहाँ पे कुछ भी करा सके करेंगे, और उसको प्रॉपर फिर देख रेख, ये नहीं कि लेके छोड़ दिया। गोद लेने का मतलब है कि प्रॉपर फिर उस पर काम करना, तब तक काम करना, टाइम टू टाइम पे जाके कैरियर काउंसलिंग करना, वहाँ के गार्जियन की करना, वहाँ के बच्चों की करना, इन सब की कैरियर काउंसलिंग करना। तो ये पूरा काम, ठीक है, प्रयास है, अपना व्यक्तिगत प्रयास है, जब तक है तब तक कुछ ना कुछ करना है, और इससे अपने आप को आत्मसंतुष्टि मिलती है, लगता है कि हाँ भाई कुछ बेहतर किया। ये आप लोगों का समय नहीं है करने का, आप लोगों का काम है भी पढ़ने का। जब करने की योग्यता आएगी तब आप हो सकता है कि 2 कंडीशन में चले जाओ। जब आपके पास आता है ना, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप हाथ खोल देते हो, या तो आप फिर
अपने से बाहर जाने नहीं देते, फिर आप निपड़ कंजूस बन जाते हो। जेब में जब तक आपके कुछ नहीं रहेगा, आप कुछ बहुत कुछ या तो फिर हाथ खोल दो भाई। एक तरफ देने से आता है, यदि लेने की ही आदत बनेगी तो आप हमेशा मांगते ही रहोगे, आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, है ना। तो एक ये जो है सोच थी और इसको मैं काफ़ी समय सोच रहा था कि लेना है लेना, कई बार आप लोगों से जिक्र भी किया था, लेकिन अब फाइनली वो समय आ गया है। कल से सर्वे चालू करेंगे और देखते हैं जो दिन होगा उसमें ऑफिशियली वहाँ के लोगों से पहले पूर्ण सहमति होगी कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा रोड मैप ये है, प्लानिंग ये है, आपके पास आएंगे। हम यहाँ पे ABCD पढ़ाने नहीं आएंगे, मेरा काम है कैरियर काउंसलिंग करना, आपके ब्रेन को सकारात्मकता देना, ठीक है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए गवर्नमेंट की सहायता लेना, सरकार के माध्यम से सहायता का समाधान करना, ठीक है। ये प्रयास रहेगा और शायद उससे उन लोगों के दिमाग में कुछ बदले। करते हैं, देखते हैं। और एक बार जब देखो, जब पता चल गया कि स्वच्छता से रहना है, यदि आप में से जो जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ सब लोगों को पता है कि कहाँ कूड़ा डालते हैं, कहाँ क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ये लोग कूड़ों के ढेर पे ही रहते हैं, आपके घरों का कूड़ा इनके घरों पे जाके पड़ता है। आप इनको यदि सिखाने लग जाओ कि देखो कूड़ेदान पे कूड़ा डालना है, अरे कहेंगे तुम लोगों का कूड़ा यहाँ आके पड़ता है, हम बीन के लाते हैं, और नहीं बीन के लाते हैं तो नगर निगम डाल के जाता है, म्यूनिसिपैलिटी डाल के जाता है, उसे लगता है कि यहाँ पे सब पशु जीव रह रहे हैं। तो इन्हें ऐसी शिक्षा दीक्षा देंगे, नहीं मानेंगे आपकी, ठीक है। तो प्रयास करेंगे और देखेंगे, फिर ये धीरे धीरे मुहिम बनेगा। यदि अच्छा काम हो गया तो फिर एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, लोगों को ये रोल मॉडल दिखाएंगे, लोग फिर इसी स्तर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम हम ये करेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा, देखो जो कुछ भी है सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन इस क्रेडिट का सबसे बड़ा रोल ये है कि मेन मुद्दा है कि जिस लक्ष्य के लिए आप लोग निकले हो घर से, उस लक्ष्य में यदि आप बेनिफिट उठा सकते हो तो आप उठा ले, है ना। बाकी चीज़ें सब मोह माया है। आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत सीधा होना चाहिए, ठीक है। टारगेट से भटकना नहीं चाहिए आपको कभी भी। लक्ष्य में मतलब जीवन में मैं आपको अपना एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। महाभारत के बारे में आप सब जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत में एक कहानी आती है जयद्रथ वध की। जयद्रथ को जानते हैं? कौन था जयद्रथ? बेटा था ना दुर्योधन का जीजा था। उसका रोल कहाँ पे आता है? जब वो सभा होती है, जब कृष्ण आते हैं। आप लोगों की महाभारत का ज्ञान बहुत कमजोर है आप लोगों का। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु की घटना है, अभिमन्यु का वध हुआ। आपको पता है कि अभिमन्यु एकमात्र व्यक्ति था अर्जुन के अलावा पांडवों की तरफ। आपको पता होगा कि कौरव और पांडव अपने आप में दोनों धनुर्धर थे, दोनों तरफ बड़े स्तर पे धनुर्धर थे। और आपको पूरा महाभारत का गेम देखेंगे तो पूरे महाभारत का जो पूरा माहौल था, हर जगह हर परिस्थिति का माहौल बनाने वाला व्यक्ति एक ही था, है ना। हर परिस्थिति पे आप देखें तो पूरा महाभारत अर्जुन ने नहीं जीता, अर्जुन को जिताया गया। समझ रहे हैं ना, अर्जुन को जिताया गया। अर्जुन जीत कहीं नहीं रहा था, हर जगह जिताया गया। उसने तो महाभारत शुरू होने से पहले ही गांडीव डाल दिया। एक शिक्षक और गुरु का रिलेशन आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि क्या होता है, कैसे आकर के आपको काम कराता है एक शिक्षक। तो जब अब यहाँ पे मैं जयद्रथ व्रत ही लेता हूँ, बाकी महाभारत में तो हर एक प्रसंग अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, यदि उससे सीखना चाहें तो। हुआ क्या कि जयद्रथ ने एक गलती कर दी। अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया, क्योंकि उस समय अर्जुन को दूसरी जगह ले जाया गया, पूरा षड्यंत्र। मैं उस कहानी पे नहीं जाऊंगा, उस प्रसंग पे, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी। तो 4 भाई ये बचे थे और अभिमन्यु था। और देखिए विलक्षण शक्ति की, उसने माँ की गर्भावस्था में ही इस कला विद्या को सीख लिया अभिमन्यु ने, है ना। और उसने बताया अपने सभी चाचाओं से कि टेंशन ना लो, मैं हूँ, ठीक है, और मैं अर्जुन का बेटा हूँ और मैंने ये विद्या सीख रखी, लेकिन एक गड़बड़ है मेरे साथ। और एक गड़बड़ किसके कारण है? मेरी माँ के कारण, क्योंकि अंतिम समय में जब विद्या का मूल मंत्र मिलने वाला था वो सो गई, है ना। तो अभिमन्यु
चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद लगातार 6 द्वार तोड़ते हुए चला जाता है। 7वें द्वार पे ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और जितने सारे के सारे युद्धवीर थे, धनुर्धर थे, सारे के सारे धनुर्धर आके उसको खड़े करते हैं और मारते हैं। सब मिल के मारते हैं। उसमें बड़े स्तर का अधर्म होता है। जब धृतराष्ट्र, माफ़ करिएगा, जब भीष्म पितामह खत्म हो जाते हैं उसके बाद से अधर्म ही चालू होता है पूरे। उसमें पूरा महाभारत अधर्म है, छल से मारना, कपट से मारना, कैसे करके मारना। तो उसमें जो जयद्रथ था, जयद्रथ ने नहीं मारा, जयद्रथ ने मारने में सम्मिलित नहीं रहा, लेकिन जयद्रथ ने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? मरे हुए अभिमन्यु को लात जूतों से मारा। मतलब वो जब उसकी डेड बॉडी थी, तो देखो युद्ध है, युद्ध में कोई भी वीर जब जाता है तो पहले ही ये चीज़ स्वीकार कर लेता है कि या तो मैं विजय होके आऊँगा या तो ठीक है शहीद होके आऊँगा। लेकिन हर चीज़ का एक रेस्पेक्ट होता है। तो जब वापस अभी अर्जुन वापस लौटता है अपने शिविर में, क्योंकि धर्म युद्ध था, तो धर्म युद्ध में शाम के बाद आपको पता है कि शाम के बाद युद्ध बंद हो जाता था। रात भर जो है घावों में मलहम लगाना, अगले दिन के लिए अपने आप को फिर तैयार करना, यही प्रक्रिया होती थी। तो जब वो वापस लौटा तो उसको पूरी बात बताई गई कि अब हमारे बीच में अभिमन्यु नहीं रहा। तो उसे इस चीज़ का दुख नहीं हुआ, क्योंकि बोला कि वो तो मेरा सही वीर पुत्र था और युद्ध में तो सब परांगत। लेकिन जब उसे ये बताया गया कि जयद्रथ ने लातों से मारा उसे, तो उसको थोड़ा सा उसमें अंदर से बिल्कुल खींच गया और उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मैं ख़त्म कर दूंगा, अन्यथा की स्थिति में अपने प्राण त्याग कर दूंगा, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा। पांडव टेंशन में, ये पागल कैसे क्या कर दिया, क्योंकि पांडवों में एक ही था, अर्जुन ही था जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कुछ कर ले जाएगा। और उस तरफ खुशी का माहौल, एक ही दिन की बात है, पूरा गेम हमारे पास। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो अग्नि के हवाले हो जाएगा। क्यों? हम जयद्रथ को सामने आने ही नहीं देंगे। सुबह हुआ, दुंदुभी बजी, युद्ध चालू हुआ और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने के बाद पूरा दिन हो गया, कृष्ण और अर्जुन दोनों लगे रहे किसको? जयद्रथ को ढूंढने में। और उनका सिर्फ एक ही काम था कि जयद्रथ नहीं दिखना चाहिए बस। और कहानी वही, शाम का समय आया और जैसे वादे के हिसाब से अर्जुन को सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन को कहानी क्या थी, अब देखो इधर के तो बहुत खुश थे, कौरवों को लग रहा था कि बस अपना काम तो होने ही वाला है, तो होने वाला है, सूर्यास्त हो ही चुका है, अब तो ये मरेगा ही मरेगा। तो अर्जुन ने क्या किया? गांडीव गिरा दिया और अग्नि की तरफ प्रवेश करने लगा। तो कृष्ण ने कहा कि देखो तुम वीर हो और तुमने जो है अपना, यहाँ पे समझिए कृष्ण का रोल, कृष्ण अपने आप में इस मामले में पूरा युद्ध एक ही व्यक्ति ने लड़ा है। अर्जुन तो कुछ नहीं, मोहरा था, हर बाजी हारते हुए जिताने वाला एक ही व्यक्ति था, कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि तुझे गांडीव लेके चलना चाहिए, थोड़ा दिख लगे कि हाँ भाई शौर्य पुरुष है ना, ये नहीं, ये कायरो जैसे नहीं, हाथ में गांडीव होना चाहिए। तो पहले तो धनुष पकड़ा दिए कि ये हाथ में रख, जरूरत पड़ेगी अभी इसकी तुझे। और पांडव परेशान हो गए। पांडव ने कहा कि क्या करवा रहे हैं, आपके होते हुए भी ये जा रहा है। बोले रुक जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, एक ही काम करूँगा, माहौल बनाऊँगा, ऐसा माहौल बनाऊँगा कि वो खुद ही सामने आ जाएगा। मैं खूब ढूंढ चुका, मैं भी परेशान हो गया, पता नहीं किस गुफा में रखे हैं उसे। तो ऐसी कंडीशन में कृष्ण ने एक ही काम किया, आपको पता है, जब वो जयद्रथ को ले, अब देखो उनको मूर्ख, पता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उससे बड़े मूर्ख हो थोड़ा और रोक लेते, एक दिन रोक लेते, भाई आज के दिन तुझे निकलना ही नहीं है। वो बिल्कुल कि भैया आप देखो ये ख़त्म होने जा रहा है और आगे तुम्हें ठहाके लगाने, हंसने हैं कि देखो मुझे ढूंढ नहीं पाए, लुक्का छिपी का गेम था, अब तुम्हें टीप मारने आना है पीछे से, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जयद्रथ आके खड़ा हो गया सामने, अरे जल गए तुम, बताओ मुझे नहीं ढूंढ पाए, है ना। और ऐसी कंडीशन में कृष्ण ने एक ही गेम खेला, उन्होंने बादलों को थोड़ा सा इशारा किया, फिर से सूरज उगा और ऐसे में अर्जुन भी हतप्रत रह गया, ये क्या हुआ। यही होती है देखो अंतिम समय में चीज़ों को गेम चेंजर। तो यहाँ पे जो गेम चेंजिंग का काम किया, यदि मान लीजिए वहीं से पूरा का पूरा युद्ध खत्म था और कृष्ण ने इशारा किया, हाथ में गांडीव था ही, मूर्ख गांडीव फेंक के जा रहा था, उतने तक का भी समय नहीं देता वो, और तुरंत बाण चलाए, जयद्रथ खत्म और प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो अब समझिए
पांडवों की पूरी हारी हुई बाजी, एक तुरुप का पत्ता खत्म हो जाता और इसके बाद पूरा गेम तितर बितर हो जाता, महाभारत पूरा कौरवों के पक्ष में चला जाता। कृष्ण अर्जुन को तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना किसी को, अर्जुन तो खुद ही अपने आप को आत्मसुहा कर लिया ना। लेकिन उसमें एक व्यक्ति, यही योगदान है देखो किताबों का, यही योगदान है शिक्षण संस्थाओं का, यही योगदान, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको माहौल बना के देंगे, काम आप ही को करना है, समझ रहे हो? इससे ज्यादा कोई योगदान है ही नहीं कहीं पर भी। सारी की सारी मेहनत आपकी खुद की होगी और सारा का सारा क्रेडिट भी आप खुद का होगा। मुद्दा जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपना पुरोधा खुद बनना पड़ेगा इस मामले में आपको, ठीक है? अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि सफल होना। बहुत सारी चीजों में आप लोग सफल हुए बैठे भी हो, बहुत सारी चीज़ों में आप सफल हो, आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आप सफल ना हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कार चला लेते होंगे, बाइक चला लेते होंगे, साइकिल चला लेते होंगे, बहुत सारी स्किल्स होंगे आप में होंगे, इनमें नहीं होंगे, इनमें होंगे आप में नहीं होंगे। तो कुछ चीज़ों में आप सफल हो, कुछ चीज़ों में ये असफल है। आप यही कंट्रास्ट देखेंगे हर जगह। अब मुद्दा ये है कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, उस पर भी वही रूल लागू करना है जो रूल आपने सफलता में किसी दूसरे के पाए। बहुत सिंपल सा रूल है, इजी है, लेकिन मुद्दा यह है कि हम फिर कहीं ना कहीं पे जाके भटक जाते हैं। हम चीज़ों को कठिन बना देते हैं, जटिल बना देते हैं। चीज़ें जटिल है नहीं, सिर्फ सोचने और समझने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है? तो करने के अब ये जैसे अभी ये मौका आपको मिला है पढ़ाई करने का, मुझे नहीं लगता, जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि जो मौका मुझे 2011 से लेकर के 11 में इंटर पास आउट होने के बाद 14 तक जो पढ़ाई मैंने की है, शायद जीवन में वो पढ़ाई कभी कर पाए। अभी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा कभी भी। आज आप लोगों के पास वो मौका है, आप लोग जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। और एक चीज़ बताऊं, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज। ये जिस दिन आ जाएगी अतः आपके अंदर, आप कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे, कुछ नहीं बहुत कुछ बचेगा नहीं आपके पास करने के लिए, ठीक है? बहुत माध्यम बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अंदर एलिजिबिलिटी आती जाएगी, स्किल आता जाएगा, आप कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे। तो जरूरी क्या है कि आप अपने आप के इस समय को, जिस समय को आपको लग रहा है कि कैसे न कैसे करके कट जाए, आप ये चाह रहे हो ना कि अब कटे, ये कुछ मिले, उस पे जाए। हर अभ्यर्थी का एक ही क्वेश्चन होता है कि अब कैसे न कैसे मेरा समय कटना चाहिए। ये चीज़ से अपने आप को बचाना है और इस समय पूरा झोंक देना अपने आप को। जितना खतरनाक आपका स्ट्रगल होगा, उतनी अच्छी ऊंचाई मिलेगी आपको। आप सोच रहे हैं कि बिना स्ट्रगल से कुछ नहीं हो सकता, आपको तपना पड़ेगा एक बार। बहुत सारी चीज़ें होंगी, समाज तपाएगा, परिवार तपाएगा, खुद भी हो सकती है बहुत सारी। अपने आप से ही लोग जीत नहीं पाते हैं, दुनिया से तो दुनिया भर की बातें हम करते हैं। तो अब आप लोगों के पास ये समय जो आप लोगों के पास मिला है ना, इस समय पे अपने आप को एबल बनाइए, अपने आप पे काम करिए। जितना इन्वेस्टमेंट करें, कपड़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दो चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक खाने पे और दूसरा पढ़ने पे। खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है? लोग खाने पे कंजूसी करते हैं, कपड़ा अच्छा खरीद लेंगे, खाएंगे वही सड़ा गला। क्या फ़ायदा आपकी शर्ट का? अंदर से ही आप सड़े हुए हो, अंदर से ही आपके पास अच्छी डाइट नहीं है, अच्छे अंदर से अच्छा बनना है। बाहरी चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अपने विचारों पे, इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए। आपको पता है कि पूरे दिन में कितनी कोई चुगलखोरी हो रही हो, नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं सुनना उस चीज़ को। दिमाग में कचड़ा भरने से अच्छा इसको साफ करना है। यदि ये करना चालू कर दिया, देखिएगा आने वाला 1-2 साल बाद मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, आपको भी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा मिलेगा कुछ भी, समझ रहे हैं? और किसी को भी सफलता का एक चीज़ और बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट है, पॉसिबल ही नहीं है। रातों रात ना आप करोड़पति बन सकते, रातों रात ना आप IAS बन सकते, रातों रात आप कुछ नहीं, आप पुलिस कांस्टेबल भी नहीं बन सकते रातों रात। तो आपको एक बहुत क्लियर बेसिक आधारभूत से लेकर के, जब तक आप आधार से नहीं चलना शुरू करेंगे, शिखर तक पहुंचेंगे कैसे? शुरुआत आधार से ही होगी, ठीक है? माउंट एवरेस्ट की 8,850 मीटर की ऊंचाई पे जाके जो खड़ा होता है, तो शुरुआत उसकी 1 मीटर से तो होती होगी ना। 1-1 मीटर करते बीच में मौसम भी खराब होता होगा, लेकिन उसे पता है कि जब मैं उस बिंदु पे जाके खड़ा हो जाऊंगा 8,850 मीटर की, तो मेरे से ऊंचा कोई नहीं होगा। इस धरती का सबसे ऊंचाई पे जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा, सबसे मेरा जो सिर होगा सबसे ऊंचा पीक बनेगा, उसे वो चीज पता है।
ठीक है, तो जब आपको पता है कि आप एक एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि आप उस ऊंचाई पे जाके खड़े हो जाओगे कि जो इंटू पिंटू कुछ भी कर रहे हैं उनसे ऊंचे हो जाओगे। हम करते क्या है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं और इधर उधर के चक्कर में अपना टाइम खराब करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप में फोकस होना चाहिए। कभी भी देखो, आज यदि रात है तो कल दिन नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है, लेकिन एक न एक दिन तो आएगा। ठीक है, यदि आज अंधेरा है तो करना कुछ नहीं है, अंधेरे को कोसते रहोगे कुछ नहीं होगा। यदि कोई चीज़ नहीं आती है उसको कोसने से आएगी क्या? अंधेरे को कोसते रहो कि देखो यहाँ पे अभी मैं लाइटें बंद कर दूं और चिल्लाने लगे अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है। करना क्या है, एक स्विच दबाना है, बस छोटी सी बात है, एक स्विच दबाना है। यदि जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसे पढ़ना शुरू कर दो, खत्म बात। आज तक नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रहा है, जो चीज भूल जा रही है उसे रिवाइज करना चालू कर दो, बस इतनी सी बात है। भूल जा रहा है भूल जा रहा है भूल जा रहा है भूल जा रहा है, मूर्खता वाली बात है नहीं। ठीक है, आंसर राइटिंग लिखना नहीं आ रहा है, लिखना शुरू कर दो, करो तो सही। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 50 बार, कितनी बार गिरोगे? ये एटीट्यूड डेवलप कर लो, देखो फिर सफलता आपके कदमों में आके खड़ी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ करके जाना है। वैसे भी 30 साल तो निकल गए लगभग, हंसते खेलते कूदते आपको पता नहीं चले 25 साल आप लोग के सबके जा चुके हैं। 25 साल चले गए हैं हमारे पास। मैक्सिमम यदि टाइम पीरियड आप उठा के देखेंगे तो हमारे पास काम करने का समय सिर्फ 25 साल का ही बचा है कि इस 25 साल में हम कुछ काम कर सकते हैं। 25 साल बाद होगा क्या? शादी आपकी हो चुकी होगी, मान लो अभी शादी आपकी कब हो जाती है, मान लो अभी 2-3 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। या तो फिर सीधा एक ही घोषणा हो कि भाई मैं योगी हूँ, मैं मोदी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। यदि 2-3 साल बाद शादी होती है तो आगे आने वाले 25 साल में आपका बच्चा होगा 21-22 साल का। ठीक है, यदि 21-22 साल का बच्चा होगा तो आपकी लाइफ उसके कैरियर के लिए चालू हो जाएगी, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? 25 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुढ़ापे को आप हटा दो, आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, आप आत्मनिर्भर नहीं रह जाओगे, किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे। हो सकता है कोई बड़ी बीमारी लग जाए, हो सकता है कि पता चला कोई दिक्कत हो जाए, तो आपकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। तो ये 25 साल जोशीले होने चाहिए, हर एक समय का पल का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। और जब पीछे मुड़ के देखो तो आप देखो कि आपने वो लिखा है इतिहास में जो लोग लिखेंगे आने वाले समय में। ये एटीट्यूड होना चाहिए। और सब कुछ है, मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है, लूट लो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इंतजार करते रहें। जो चीज़ें कमियां हैं उन्हें पूरा करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आने वाले 1-2 साल में आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए जहाँ पे आप देखना चाहते हो अपने आप को। ये नहीं होना चाहिए कि उसके बाद एक्सक्यूज लिए खड़े हो, ये हो गया तो वो हो गया। मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत करना चालू कर दोगे वो चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बहुत कठिन। काम तब तक असंभव लगता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। सीधा एक सा रूल है, जब हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं वही काम संभव हो जाता है। बहुत सारे काम आपने पूरे किए हैं, आपको संभव लग रहा है। बहुत सारे काम आपने जो पूरे नहीं किए वो संभव लग रहा है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता उसमें सबसे न्यूनतम समय दिया आपने। आप इंग्लिश में यदि कमज़ोर हैं तो आपने इंग्लिश में टाइम ही नहीं कभी दिया, बताइए दिया हो तो। मैथ में कमज़ोर है, आपने मैथ में टाइम ही नहीं दिया, आप भागते रहे उससे, कल कर लूँगा परसों कर लूँगा। आज ही से उसे अपनाना। जो चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, आज से ही अच्छा खाना चालू कर दो, टाइम से सोना चालू कर दो, देखो कितना रिलैक्स्ड ब्रेन होता है। ठीक है, अच्छा खाना और अच्छा सोना, 2 चीज़ें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बॉडी के लिए। आप सोच रहे हो कि बॉडी के लिए जिम जाके पसीना बहाना है, वो तो चलो अलग चीज़ है। अच्छा खाना, जो खा रहे हो वही तो निकल रहा है। पेट में यदि चर्बी बढ़ रही है तो कुछ ऐसा खा रहे हो ना जो चर्बी वाला है। समझ रहे हो कि नहीं बात रहे हो? फिर वो चर्बी को घटाने के लिए जिम जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो खाना भी है, वो नहीं रोक सकते आप, तो फिर वहां जाके एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अच्छा खाना अच्छा सोना, 2 मिनट में आपका बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व, बस और कुछ नहीं है। इतनी छोटी सी बात है। जो सब्जेक्ट नहीं रहा पढ़ना चालू, टाइम टेबल में डेली का 1 घंटा डाल लो। अब आप सोचो रातों रात बस वो सब्जेक्ट चुटकियों में आपके हो जाए, ऐसे नहीं होता। चीज़ें अभ्यास से आती हैं, अभ्यास करना चालू कर दो अच्छी चीज़ों का, देखो कितनी जल्दी आप बेटर हो जाओगे, है ना। तो समय क्या है, समय अपनी गति से चलता रहेगा, और यदि आप समय से गति नहीं बढ़ाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। समय आपको बहुत पीछे छोड़ के चला जाएगा। बस मैं यही आप लोगों को आज के दिन
जो ये कह सकते हैं कि आज आप लोगों के लिए, देखो हम लोग, मैं शिक्षक हूँ, आप छात्र हैं, तो ये हम लोगों के लिए आज विशेष दिन है। बसंत पंचमी का दिन विशेष ही होता है और आज के दिन को एक तरीके से एक उत्साह का दिन भी कहा जाता है। उत्साह का दिन क्यों? क्योंकि आज से ही देखेंगे तो एक नए तरीके का जो पूरा प्रकृति है अपने आप को नए तरीके में बांटती है। आप देखो, पतझड़ के बाद बसंत चालू होता है। जब पूरे पत्तियां गिरा चुका होता है एक पेड़, तब फिर बसंत आता है, फिर से नई कोपलें फूटती हैं। तो जो भी आपका हो चुका उसे गिरा दो, जाने दो, जो भी बुराइयां थी उसे गिरा दो, फिर नई शुरुआत करो। यदि शरीर में मवाद हो जाएगा, आपके मवाद का फोड़ा हो जाएगा, तो आप सोचे कि ऊपर से घाव, ऊपर से दवा लगा दे, काम नहीं चलेगा। पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, पूरी अंदर की मवाद निकालनी पड़ेगी, फिर दवा लगाओगे तब असर करेगी। समझ रहे? जो आदतें बन गई हैं ना, आपको लगे रातों रात चमत्कार से वो आदतें बदल, नहीं, पहले उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। प्यार से नहीं होगा वो चीज, ध्यान रखिएगा। आप क्या चाह रहे हो? हर चीज प्यार से हो जाएगी। अपने प्रति कठोरता और दूसरों के प्रति उदारता, ये भाव लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अपने प्रति कठोर हो जाओ। देखो कितनी जल्दी आदतें बदल जाती हैं, अच्छी बातों में तब्दील हो जाती हैं, है ना? तो अपने आप को थोड़ा सा आप लोगों को अब बदलना चाहिए। अब कब तक इंतज़ार करेंगे? प्रकृति आती है, हर साल बसंत पंचमी आती है, प्रकृति अपने आप को बदलती रहती है, ढालती रहती है ना? तो ये समय है कि अब आप अपने आप को फिर से एक बार मूल्यांकन करिए, स्वमूल्यांकन करिए और स्वमूल्यांकन के साथ फिर से लगे। तपना पड़ेगा, तपिए, ठीक है? अभी समय समाज सेवा का नहीं है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का है। इसके बाद जब मौका आएगा समाज सेवा करने का, तो पता चला खाली हाथ मत रह जाना कि कुछ है ही नहीं, न ज्ञान है, न शरीर में कुछ जान बची है कि कोई कह दे कि 1 किलोमीटर कुछ लेके चल दो, तो पता चला ना, ठीक है, कुछ ही नहीं बचा। एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए आपके पास, अच्छा मस्तिष्क होना चाहिए आपके पास, अच्छे विचार होने चाहिए आपके पास, है ना? एक नैतिक अभिवृत्ति होनी चाहिए। अभिवृत्ति समझते हैं, मैंने आपको पढ़ाया एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड जो आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन एक आपका होता है मोरल एटीट्यूड, नैतिक अभिवृत्ति। आज वही पढ़ाना है मुझे। मोरल एटीट्यूड क्या कहलाता है? मोरल एटीट्यूड में चीज़ें अच्छी ही होंगी, गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो कहने का बस मैं यही चाहता हूँ कि अब अपने आप को थोड़ा बदलिए। यदि नहीं बदलेंगे तो चीज़ें बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं क्लास शुरू करूँगा। और रहिए, आप साथ में कहाँ जाने वाले हैं? आप साथ में रहेंगे, मैं भी कहाँ जाने वाला हूँ, मैं भी साथ ही में रहने वाला हूँ आपके। बस ये है कि कुछ ऐसा लगे, मुझे भी अच्छा लगे कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक हाइट में आप खड़े हों, ठीक है? ऐसा ना हो पिछड़ जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे रहे हैं जो आज हाइट में जाके खड़े हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे रहे कि नकारात्मकता काट पीछे पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं, ठीक है? तो बस ये रहे कि आपको एक हाइट में देखने का एक रहे कि भाई मज़ा आ जाए, ठीक है? मज़ा उस दिन आएगा जिस दिन आप जिस मुकाम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं उस मुकाम में पहुँच जाओगे, उस दिन मज़ा आएगा। और वो आप ही के मेहनत से मिलने वाला है, ये चीज़ बहुत स्पष्टता आपको पता होनी चाहिए। आप मेहनत नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो आपको सिर्फ बताऊँगा, उंगली पकड़ के ले चलूँगा, माहौल बनाऊँगा, वो सब काम मेरा है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप यदि उस माहौल के साथ ना चल पाए, उस माहौल का बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो फिर सब बिगड़ जाएगा। आपने देखा जब कर्ण को मारा गया तो कृष्ण ने माहौल बनाया। क्या माहौल बनाया? पहिया ही फंसा दिया, दलदल में फंस गया उसका एक पहिया, और जब वो पहिया निकालने गया उसी दौरान कर्ण को, नहीं तो कर्ण को मार पाना संभव नहीं था। अर्जुन प्रश्न भी करता है कि ये तो अधर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोले कुछ क्वेश्चन मार्क मत कर, यहाँ सब जो चल रहा है सब धर्म है, ठीक है? बहती गंगा में हाथ धो ले, नहीं तो ये पूरा युद्ध तेरे हाथ से चला जाएगा। फिर वो समझाते हैं सारी चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मौका नहीं छोड़ना है। आज यदि दिन आपके साथ है तो, यदि नहीं भी है तो भी इसको अपने साथ बनाओ, ठीक है? मेहनत करने से मत भागो, ठीक? चलिए फिर चालू करते हैं सेशन।